बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने थोड़ी सी एनाटमी डिस्कस की थी हार्ट की। तो आफ्टर दिस ब्रीफ काइंड ऑफ एनाटमी वी आर quickly switching towards the physiology of the muscles of the heart. Now this is basically the histological diagram of the cardiac muscles. Cardiac muscles are one of the three type of muscles present in our body, namely skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. ठीक है जी। तो अब आपको डिफरेंस तो मालूम है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्रांचिंग पैटर्न रखते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए कहाँ से होते हैं? ये इस तरह की जो ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं। अच्छा, स्ट्राइएशंस होती हैं अंदर, आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह का ये अपीयरेंस है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं जो कि बेसिकली एक्शन पोटेंशियल को प्रोपोगेट करने के लिए काम आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको मालूम है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो स्ट्राइएटेड मसल्स का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है इट्स मोर और लेस लाइक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, यानी ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स एंड एवरीथिंग। उसके हवाले से हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फॉर्मेट है स्ट्राइएटेड मसल्स का वो एक ही जैसा है। सार्कोमेयर्स मौजूद होते हैं और सार्कोमेयर्स के अंदर आपको मालूम है कि क्या क्या ए बैंड, जेड लाइंस एंड एवरीथिंग। कार्डियक मसल्स के हवाले से अगर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कार्डियक मसल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं: एट्रियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स एंड स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग एंड एक्साइटेटरी मसल्स होते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली जो लास्ट टाइप है, दिस इज द बेसिक वैरायटी व्हिच हेल्प्स इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के जो जो फाइबर्स हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर स्पेशलाइज्ड स्केलेटल, दे आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है। जो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि जी आपके जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनमें और जो एक्साइटेटरी मसल्स हैं, स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं, उनमें फर्क क्या है? तो दो मेजर फर्क जो हिस्टोलॉजिकली दिखाई दिए हैं साइंटिस्ट को, और वो उसके ऊपर बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि बेसिकली दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर वन इज, यहीं पे मैं आपके सामने लिख देती हूँ उसको ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये थोड़ा शायद आगे चला गया, ठहरें एक मिनट, इधर। हाँ जी। So when we are talking about the difference between the atria, ventricular muscles and the conducting and excitatory muscle, number one, the difference is that the cells are binucleated. यानी जो एक्साइटेटरी मसल्स हैं इनके जो सेल्स होते हैं दे आर बायन्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस की जगह हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस होते हैं। अब आप इससे बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि द न्यूक्लियस इज डबल्ड, द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स इज आल्सो डबल्ड, बिकॉज मतलब जो भी एक्टिविटी एक न्यूक्लियस से एक कार्डियक मसल सेल कर रहा है, कंडक्टिंग के जो सेल्स हैं वो बायन्यूक्लिएट पे ऑब्वियसली डबल करेंगे। तो वो थकन, फटीग का ना होना एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ कंडक्शन करते रहना, वो एक चीज आती है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे जो डिफरेंस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है बिटवीन द नॉर्मल कार्डियक मसल्स, जो कि ये दो हैं जो नॉर्मल कार्डियक मसल्स हैं, ये वाले एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स, और जो एक्साइटेटरी मसल्स हैं उनके दरमियान में जो सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट किया है दैट इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है इन द एक्साइटेटरी मसल्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल मसल्स। और वो अगेन हम बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। एटीपी का मेड बी एटीपी फॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ एटीपीज प्रेजेंट इन द सेल्स, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। फिर उसके अलावा फिर जो आपको एनर्जी रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर ग्लूकोज एंड फैट्स एंड जो आपके जो क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे। तो मतलब बेसिकली अगर माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म कर रहा होता है
बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसके नतीजे में ATPs जो हैं वो यूं बिल्कुल नंबर ऑफ ATPs जो हैं वो बन रहे होते हैं 129 ऑन 16 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो बेसिकली मतलब जो एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और उस एनर्जी फ्लो के नतीजे में एक्टिविटी जो है वो अनहिंडर्ड, कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग हो जाती है। उसके अलावा ये भी चीज है कि कार्डिक मसल्स को थ्रू आउट लाइफ अनफटीग्ड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, जो कि स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो भी अगेन जो है वो उस जो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल्स हैं, दे गिव द पुश अप टू द नॉर्मल कार्डिक मसल्स कि भाई आपने कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट करते रहना है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो स्पेसिफिसिटी है वो मेंशन की गई है। अगेन कार्डिक मसल्स आर स्ट्राइएटेड, हमें मालूम है कि जो उसका जो सेटअप है बेसिक्स का सार्कोमेयर वाला, एग्जैक्टली वही है जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हम पढ़ के बैठे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, इंटरकेलेटेड डिस्क। अगर आगे पिक्चर, हाँ जी ये देखिए हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये इंटरकेलेटेड डिस्क हैं तो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये एक मसल है, कार्डियक मसल सेल है, यहां से लेके देखें जहां पे भी एक इंटरकेलेटेड डिस्क शुरू हो रही है वहां से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, जहां जहां न्यूक्लियस मौजूद है वहां तक का एक सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल हो गया, फिर ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग पॉइंट है, उस बॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी थिकन्ड हो जाती है, और वहां पे जो नर्व कंडक्शन है या जो केमिकल कंडक्शन है वो बहुत स्पीडी हुई हुई होती है। सो दिस इज व्हाट वेयर द कंडक्शन ऑफ द आयंस एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस। तो ये है इंटरकेलेटेड डिस्क, जो कि क्या कर रहा है, enable the cardiac muscles to contract as a syncytium. Now what do you mean by syncytium? It is a one single unit, ठीक है। सिंगल यूनिट के तौर पे सिंसीशियम मतलब जो भी काम हो रहा हो उसको सिंसीशियल एक्टिविटी कहते हैं। बड़ी बड़ी शीट्स हैं मसल्स की जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो जो एक साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो अमल है उसको सिंसीशियल एक्टिविटी कहते हैं। एंड व्हेन मेनी थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर इन अ सिंक्रोनस एक्टिविटी, इट इज नोन एज अ सिंसीशियम। सिंसीशियम ऑफ हार्ट जो है वो दो तरह का है, एट्रियल सिंसीशियम अलग है, वेंट्रिकुलर सिंसीशियम अलग है। एट्रिया के मसल्स चूंकि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलहदा, वेंट्रिकल्स के मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलहदा। एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इस वजह से जो इनके दोनों के जो सिंसीशियम्स हैं उनको सेपरेट आउट रखा गया है। मेड बी द राइट हार्ट और द लेफ्ट हार्ट, जो एट्रिया है राइट और लेफ्ट हार्ट का वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो वेंट्रिकल है राइट एंड लेफ्ट हार्ट का वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ जाएंगी, उसको हम आगे क्लिनिकल कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक मसल्स एक्टिविटी। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर आपने पिछली वीडियोस देख ली हो, जैसे मैंने आपसे कहा था, तो उसमें हमने बात की थी जी नर्व के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -90 मिलीवोल्ट है, फिर कार्डियक मसल्स का जो कि -70s में है, आई गेस 76 इस तरह से कुछ है। अब जब हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो जो कार्डियक मसल्स का जो एवरेज एक्शन पोटेंशियल है जिसके दरमियान में वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम द वेरी नेगेटिव टू द मैक्सिमम पॉजिटिव, दैट इज 105 मिलीवोल्ट्स। नाउ ये जो 105 मिलीवोल्ट्स हैं वो किस तरह से है कि इट राइजेस फ्रॉम द एक्सट्रीम ऑफ -85 मिलीवोल्ट्स एंड इट गोज टू द अपस्ट्रोक ऑफ 20 मिलीवोल्ट्स प्लस 20 मिलीवोल्ट्स। तो ये टोटल मिला के 105 बन रहा है आपका। -85 जो मिली वोल्ट है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जी RMP बता दीजिए कार्डिक मसल का, तो दैट इज -85। इसी तरह से जो लार्ज नर्व फाइबर्स है उसका -90 है। -65 आई गेस स्मूथ मसल्स का है। स्केलेटल मसल का आप लोग ढूंढ लीजिएगा, वीडियो में मैंने जो है उसमें देख लीजिएगा। सो ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और खुसूसियत से हर सेल का इंडिविजुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली जो भी एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है उसकी जो एंड है वो 20 या +30 मिलीवोल्ट्स पर हो जाती है। इससे ऊपर पॉजिटिविटी सेल के अंदर नहीं जनरेट हो सकती, लेकिन नीचे की जो पॉजिटिविटी है वो चेंज होती रहती है, तो उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। इनिशियल स्पाइक जो है वो 0.2 सेकेंड का आता है, जो कि एक्टिव ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स के नतीजे में हो रहा है। उसके बाद एक अदद प्लेटू आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीजें आपके लिए यहीं पे मेंशन कर देती हूँ।
ये जो इनिशियल स्पाइक आया है 0.2 सेकेंड्स का, ये आता है ड्यू टू रैपिड ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। के बाद ये जो प्लेटू आ रहा है, ये आ रहा है स्लो कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग। और ये जो रैपिड रीपोल, इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना। सॉरी, ये जो है रैपिड रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्लो पोटेशियम चैनल्स। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रहनी चाहिए। इनिशियल स्पाइक सोडियम की वजह से आता है, प्लेटू कैल्शियम की वजह से आता है, रीपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल्स की वजह से होती है। अगर आपको याद हो स्केलेटल मसल में जो हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी वो थी एक रैपिड रीपोलराइज मतलब डीपोलराइजेशन का अपस्ट्रोक एंड रीपोलराइजेशन का डाउनस्ट्रोक, नो प्लेटू इनसाइड। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद हो स्मूथ मसल्स के हवाले से जब हम ने डिस्कशन की थी तो इसमें स्लाइड सा एक छोटा सा कहीं कहीं प्लेटू आ जाता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक मसल्स तो एक अच्छा बड़ा वेल डेवलप्ड प्लेटू होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे जाके हम इसके ऊपर पूरी जो आपका जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो आगे हम जाके डिस्कस करने लगे हैं अभी थोड़ी देर में। सो अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसमें खाली सोडियम या पोटेशियम, जो कि अब तक हम बात करते आते हैं कि जी सोडियम होता है पोटेशियम होता है, सोडियम की पहले खुलता है पोटेशियम का, बाद में खुलता है सोडियम का इनफ्लक्स होता है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, उसके नतीजे में आपका एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन एडिशन टू दीज टू थिंग्स जो कि ये हो रही हैं कि यानी सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, पॉजिटिविटी इनसाइड बढ़ेगी, रैपिड अपस्ट्रोक आएगा, रैपिड डिपोलराइजेशन होगी, उसके बाद फिर पोटेशियम का ओपनिंग होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, नेगेटिविटी इनसाइड बढ़ेगी, नेट रिजल्ट होगा, रिपोलराइजेशन होगा। बीच में ये जो रिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर को रुक जाता है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स एंड द इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस। उसके नतीजे में आपको एक मतलब जो रिपोलराइजेशन का जो फेज है वो थोड़ी देर को रुक जाता है। तो वो जो रुकना है उसमें एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, उस स्ट्रेट लाइन को प्लेटू कहते हैं। आगे आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो वो जो प्लेटू है बेसिकली वो क्या कर रहा है कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है उसके ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं 0.2 सेकंड्स के अंदर पूरी एक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उसके मुकाबले में जो कार्डियक मसल्स की जो एक्टिविटी है वो प्रोलॉन्ग होती है बिकॉज ऑफ दैट प्लेटू, क्योंकि रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है जी, उसके नतीजे में आपकी क्या हो रहा है कि जो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इट अच्छा जी सॉरी ये थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो है वो एक्शन पोटेंशियल लास्ट 15 टाइम्स मोर लॉन्गर एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल्स एज कंपेयर टू मतलब अगर हम हार्ट के जो मसल्स की जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 15 टाइम्स लॉन्गर एक्शन पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी, अच्छा एक्शन पोटेंशियल के हवाले से जैसे अभी तो 2 मिनट पहले हमने बात की, टू टाइप ऑफ चैनल्स कंट्रीब्यूट इन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल्स कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स, जो कि प्रेजेंस ऑफ प्लेटू की वजह से सोडियम चैनल फास्ट होते हैं, रैपिड रिपोलराइजेशन करते हैं, कैल्शियम चैनल स्लो होते हैं, स्टॉप्स द रैपिड रिपोलराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट स्टॉप्स द रैपिड रिपोलराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टॉप्स रैपिड रिपोलराइजेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लेटू। डिक्रीज परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयंस बाय 5 फोल्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्डियक मसल्स की जो पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है और जो स्केलेटल मसल्स की जो पोटेशियम परमिएबिलिटी उसमें 5 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर आपको याद हो हमने इसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जो लास्ट वीडियोस मैंने आपको बोली थी एक्शन पोटेंशियल के हवाले से, तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी पोटेशियम के हवाले से, वो न्यूमेरिकल हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक नॉनेस पोटेंशियल वाला जो एक जो चीज है वो आ जाए। वो उस पे मैं आपको एक मतलब असाइनमेंट दे दूंगी, वो आप उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो 5 फोल्ड्स अगर आपका पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है
परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है उसके नतीजे में कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। क्योंकि अगर पोटेशियम से फॉर एग्जांपल 100 मिली मतलब 100 मिली इक्विवेलेंट का जो डिफरेंस था वो उसकी जगह 100 मतलब 5 टाइम्स डिक्रीज करें तो कितना हो जाएगा, 20 रह जाएगा। तो अब वो जो 20 रह जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके नतीजे में जब पोटेशियम का इफ्लक्स इतना कम हो जाएगा तो जो आपका जो रिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितना स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसको आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर, मैं आपको दूंगी हैंड आउट असाइनमेंट में, वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी भी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है उनकी कंडक्शन होती है पोटेंशियल की, जो कि लार्ज नर्व फाइबर के मुकाबले में 250% कम है, और मतलब स्केलेटल मसल का 1/10 है, यानी 10 टाइम्स कम है। परगंजी फाइबर्स जो हैं वो 4 मीटर पर सेकंड की कंडक्शन पर चले जाते हैं। 0.3 से 0.5 जो है वो मसल्स के अंदर है, और परकंजी फाइबर्स जो हैं वो 4 मीटर पर सेकंड पे ले जाते हैं कंडक्शन को, क्योंकि वहां पे जो कंडक्शन होनी है वो स्पीडी होनी है। क्यों होनी है आगे अभी मैं आपको जब ईसीजी कराऊंगी तो आप उसमें देख भी लेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम जिसके अंदर दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। जो नॉर्मल रिफ्रैक्टरी पीरियड है कार्डियक मसल्स का वो है 0.25 टू 0.3 सेकेंड्स का। ये वही टाइम है जितना कि एक प्लेटू का पड़ रहा होता है। अब इस टाइम पे अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अदरवाइज ये वो टाइम है जिसमें अगर आप स्टिमुलस देते भी हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम है जो कि एडिशनल 0.05 सेकेंड्स का, जिसमें अगर तो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का स्टिमुलस होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, तो रिलेटिव में स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग, उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग की जरूरत है। और अगर तो उस रिफ्रैक्टरी पीरियड को ले जाने दें तो वो अपने टाइम से दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी। This is basically the basic scheme of your muscles and arrangement. Actin filaments होते हैं, myosin filaments होते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये जेड लाइन है, ये सार्कोमेयर है, एक दूसरे के करीब आते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये वो बेसिक चीजें हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से जब हम एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग की बात करते हैं तो तकरीबन वही मैकेनिज्म है जो स्केलेटल मसल्स के अंदर था। एक्शन पोटेंशियल पास होता है मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देता है। उस डीपोलराइजेशन के नतीजे में जो पोटेंशियल है वो मूव करता है इनसाइड द सेल। ठीक है जी। अब जब सेल के अंदर आता है तो जो सेल है उसके अराउंड टी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जो कि बेसिकली आपको मालूम है स्केलेटल मसल में भी हमने बात की थी कि दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनका काम है कैल्शियम की स्टोरेज करना। ठीक है जी। तो ये जो कैल्शियम की स्टोरेज हो रही है तो बेसिकली क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन से मूव करके अंदर आता है टी ट्यूब्यूल्स में। टी ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन्स एक्टिवेट होती हैं, उसके नतीजे में कैल्शियम रिलीज होता है। अब ये जो कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा देता है। Now these calcium ions attached to your gets attached to your actin filaments, एक्टिवेशन होती है, उनका बाइंडिंग साइट ओपन हो जाता है, उसके साथ क्रॉस ब्रिज साइकिल होती है, जो कि वीडियो हम देख चुके हैं। मैं अगर हो सका तो मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगी वो वीडियो। तो क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होती है। क्रॉस ब्रिज साइकिल के नतीजे में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अच्छा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हार्ट इज 5 टाइम्स मोर, मतलब डायमीटर में बढ़ा है, 5 टाइम्स डायमीटर में बढ़ा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल का, तो उसके मुकाबले में जो कार्डिक मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स ज्यादा मोटा चौड़ा वो है। अच्छा, उसके नतीजे में जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम 25 टाइम्स ज्यादा है स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में। अच्छा, वजह उसकी क्या है कि अगेन स्केलेटल मसल्स में क्या है कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स कर जाते हैं। कार्डियक मसल में आपको अनफटीग्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है, तो वो कैल्शियम का जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो जरूरी है।
तो उसके लिए जो है फिर ये होता है कि आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जरा बड़ा रखा गया ताकि कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो जरा ज्यादा रहे और ज्यादा रहने के नतीजे में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम। जितना भी इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम मौजूद रहेगा, जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन की, वो अगर आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम मेंटेन नहीं है तो नहीं आ पाएगी। स्केलेटल मसल्स के अंदर ये चीज नहीं है। स्केलेटल मसल्स के अंदर आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंट्रासेल्यूलर जो कैल्शियम है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब उसके बाहर आगे पीछे होने से ऐसा इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्डियक मसल में अगर आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपके हार्ट की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। इन अल्फाज के साथ इसको यहीं पे एंड करते हैं। आगे जो हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ईसीजी की है, जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ईसीजी कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।